नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 20 जनवरी 2022 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज जबरदस्त आर्टिकल्स हैं, मजा आएगा आज के एडिटोरियल डिस्कशन में आपको। जो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, व्हाट व्लादिमीर पुतिन रियली वांट्स। देखिए, रशिया की जो व्लादिमीर पुतिन की अप्रोच रही है कि भाई यूक्रेन के क्रीमियन पेनिनसुला को 2014 में हथिया लिया, अब यूक्रेन का ईस्टर्न डॉनबास रीजन उसको हथियाने पे उतारू घूम रहे हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर आर्टिकल में एक्चुअली में रशिया के व्लादिमीर पुतिन क्या सोच रहे हैं, इसको बताया गया। और व्लादिमीर पुतिन की अप्रोच आपको रशिया के पर्सपेक्टिव से सही लगेगी एक बार आप इस पूरे आर्टिकल को सुन लोगे तो। और नाटो और यूएस की अप्रोच यहां पे आपको गलत लगने लगेगी। क्यों गलत लगने लगेगी, इस आर्टिकल में प्रॉपर तरीके से आपको समझाऊंगा। फिर टेक्नोलॉजिकल टैंगल। देखिए, हो ये रहा है कि रिसेंटली अभी न्यूज ऐसी निकल के आ रही है कि बहुत सारी जो एयरलाइंस है, जैसे एयर इंडिया हो गई, एमिरेट्स हो गई, ये बड़ी बड़ी एयरलाइंस अपनी फ्लाइट्स यूएस में लेके नहीं जा रही है, क्योंकि यूएस में 5G सर्विसेज का रोल आउट हो रहा है। अब 5G सर्विसेज के रोल आउट का फ्लाइट से क्या लेना देना है, इसको मैं आपको टेक्नोलॉजिकली बहुत ढंग से आज समझाने वाला हूं। इसके लिए एक बीबीसी में बहुत अच्छा आर्टिकल भी छपा है, कल ये न्यूज काफी वायरल हो रही थी। तो फ्रीक्वेंसी के पर्सपेक्टिव से मैं यहां पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि 4G रोल आउट का क्या एग्जैक्ट इंपैक्ट आ रहा है यूएस के अंदर, क्या बाकी कंट्रीज के अंदर भी वैसा ही इंपैक्ट आया है, इसको थोड़ा बहुत देखेंगे। ठीक है। फिर गोवा की पॉलिटिक्स से रिलेटेड यहां पे एक आर्टिकल है, इस गोवा की पॉलिटिक्स वाले आर्टिकल को समझने की कोशिश करेंगे। ओके। एक और जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आर्टिकल, वो है डेरेक ओब्रायन का। वैसे तो डेरेक ओब्रायन तृणमूल कांग्रेस के एमपी है, तो ऑब्वियस सी बात है ये बीजेपी के फेवर में तो बात करेंगे नहीं। लेकिन यहां पे जो डेरेक ओब्रायन सवाल उठा रहे हैं कि देखिए, 5 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होने वाले हैं। अब इस समय पे अगर 1 फरवरी को केंद्र की सरकार बजट पेश करती है, तो बजट में बहुत सारे आप कह लो कि स्कीमें होंगी लोगों के लिए। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 5 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस के लिए लगा हुआ है, और पूरे देश का बजट आप पेश कर रहे हो, उस देश के बजट में इन 5 स्टेट्स के लिए भी स्कीमें होंगी। तो क्या ये ओवरऑल सही प्रेसिडेंट है? क्या इलेक्शन कमीशन को बजट के पेश करने को यहां रोकना चाहिए था? पहले कांग्रेस की सरकार यहां पे क्या करती थी? इन सब चीजों के बारे में एक सवाल उठाया डेरेक ओब्रायन ने। तो इनका जो अपोजिशन है बीजेपी को, उसको छोड़ के जो मेन सवाल है उसके ऊपर बात करेंगे हम लोग। तो 4 आर्टिकल्स मैं यहां पे आपके साथ डिस्कस करूंगा। वीडियो पे लाइक और शेयर का बटन दबा दो दोस्तों। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों चीजों का लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाती हैं, और इफ पॉसिबल ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें, आपके ज्वाइन बटन दबाने से खासा मदद मिलती है। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, इससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए व्लादिमीर पुतिन के थॉट प्रोसेस को यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। और व्लादिमीर पुतिन के थॉट प्रोसेस को समझने के लिए थोड़ा आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। 18वीं शताब्दी में रशिया का जो राजा हुआ करता था, उनकी वाइफ थी कैथरीन द ग्रेट। ये एम्प्रेस रेगनेंट थी रशिया की। और एक बार एम्प्रेस रेगनेंट ने क्या बोला, आई हैव नो वे टू डिफेंड माई बॉर्डर्स बट टू एक्सटेंड दम। मतलब रशिया की क्वीन उस समय पे ये बोल रही है कि अगर मुझे अपनी कंट्री रशिया के बॉर्डर्स को बचाना है, तो बचाने का एक ही तरीका है कि मैं उनको लगातार एक्सटेंड करती रहूं। और ये केवल रशिया का थॉट प्रोसेस नहीं है, मीडवल इंडिया में जहां पे जो भी राज रहे हैं, ठीक है ना, चाहे वो क्रिश्चियन राज हो, मुस्लिम राज हो, इंडिया के अंदर जो भी मीडवल राजाज रहे, उनका एक ही मोडस ऑपरेंडी रही है कि अगर अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो अपने साम्राज्य का विस्तार करते रहो। ठीक है ना। अकबर ने क्या किया, औरंगजेब ने क्या किया, सबने यही अप्रोच अपनाई है। तो रशिया ने भी यही अप्रोच बनाई। और अगर आप देखोगे तो 18वीं शताब्दी का जो रशिया था, वो लगातार एक्सपेंड कर रहा था। तो नॉर्थ ऑफ ब्लैक सी का जो इलाका था, जो आज की डेट में यूक्रेन के अंदर है, क्रीमिया, कॉकेसस, बेलारस, बाल्टिक रीजन, ये पूरा उस समय रशिया के अंदर आता था। एम्प्रेस कैथरीन के बाद और उससे पहले जो भी आपके राजा वगैरह रहे हैं रशिया के, उन्होंने यही पर्टिकुलर फॉर्मूला अपनाया है। एम्प्रेस कैथरीन के बाद अगर आप देखो तो बहुत बड़े लीडर रहे हैं रशिया के, जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन ने नाजीज को हराया, इन्होंने भी सोवियत की बाउंड्रीज को एक्सपेंड किया। और व्लादिमीर पुतिन जब पावर में आए तो 2014 में इन्होंने क्रीमियन पेनिनसुला को कब्जा लिया, और अभी के लिए यूक्रेन के बॉर्डर पे 1 लाख ट्रूप्स लेके खड़े हुए हैं। अब दुनिया में भले ही व्लादिमीर पुतिन एक विलेन की तरह नजर आ रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन को उल्टी सीधी बातें बोलते रहते हैं, यूरोपियन यूनियन की सरकारें, यूएस की सरकार, सब इनको उल्टा सीधा सुनाते हैं। बट अगर आप इनकी अप्रोच को ढंग से समझोगे, जो कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल में समझा रखी है जॉनी स्टैनली जी ने, तो आपको समझ में आएगा। रशिया की बात की जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है बाय लैंड मास। दुनिया का 10% लैंड का इलाका केवल रशिया के पास है। ठीक है। लेकिन इनके पास नेचुरल बॉर्डर नहीं है। अगर आप रशिया का नक्शा देखोगे तो नॉर्थ में आर्कटिक ओशन आता है और ईस्ट में पैसिफिक ओशन आता है। बाकी आप कह लो कि नेचुरल बॉर्डर्स नहीं रशिया में। नॉर्थ में आपको जो दिख रहा है
आर्कटिक दिख रहा है, ईस्ट में पैसिफिक है। बाकी अगर आप रशिया के बॉर्डर्स देखोगे तो यूक्रेन, बेलारस, लाटविया के साथ, एस्टोनिया के साथ, फिनलैंड के साथ, कजाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ जो बॉर्डर है ना, वहां पे कोई नेचुरल बैरियर नहीं है। नेचुरल बैरियर मतलब माउंटेन वगैरह नहीं है। जैसे कि अगर आप इंडिया चाइना की बात करो तो इंडिया चाइना के बॉर्डर पे बहुत हद तक हिमालयास खड़े हुए हैं, तो एक प्रकार का नेचुरल बॉर्डर है। तो कोई प्लेन बॉर्डर नहीं कि कभी भी इंडिया की फोर्सेस जाके घुस गई चाइना के अंदर या चाइना की फोर्सेस आके घुस गई इंडिया के अंदर। अभी चाइना इंडिया के खिलाफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे एग्रेशन कर रहा है तो चाइना की फोर्सेस परेशान है भाई, बहुत सारे सोल्जर्स उनके मर रहे हैं वहां ठंडियों में, इंडियन सोल्जर्स भी परेशान है। तो आप कह सकते हो इंडिया चाइना के बॉर्डर के बीच में एक नेचुरल बैरियर है जो कि हिमालयाज है। ऐसा कोई बैरियर आप देखोगे तो रशिया के बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है। रशिया के बॉर्डर्स वल्नरेबल है, नॉर्दर्न यूरोप में वल्नरेबल है, सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट एशिया में वल्नरेबल है। अगर आप रशिया के बॉर्डर्स देखो तो बॉर्डर के पास ही रशिया का जो वेस्टर्न बॉर्डर है, इनफैक्ट कहना चाहिए नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर है, उसके बहुत पास एक बड़ा ही ब्यूटीफुल शहर है रशिया का, सेंट पीटर्सबर्ग, और वो मॉस्को से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अब ये सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को ये सब वेस्टर्न फ्रंट से अटैक को वल्नरेबल है। सेंट पीटर्सबर्ग के पास नाटो पहुंच गया है, कैसे पहुंच गया ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। तो अगर आप व्लादिमीर पुतिन की जगह पे अपने आप को बैठाओ तो आपको ये समझ में आएगा कि व्लादिमीर पुतिन को रशिया बहुत वल्नरेबल दिखता है, क्योंकि रशिया के जो बॉर्डर्स हैं वो नेचुरली प्रोटेक्टेड नहीं है, तो रशिया की आर्मी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो कल की डेट में अगर यूरोप के साथ या यूएस के साथ रशिया की लड़ाई हो जाती है तो रशिया के वेस्टर्न बॉर्डर से घुसती हुई आर्मी रशिया के अंदर पहुंच सकती है। हालांकि रशिया के पास इतने न्यूक्लियर वेपन है कि अगर कभी इस प्रकार की अगर कोई कंडीशन आ गई तो न्यूक्लियर वॉर ही छिड़ जाएगा, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो इस चीज के होने के चांसेस बहुत कम है। बट अगर आप फिर भी व्लादिमीर पुतिन की अप्रोच से सोचो, पहले भी रशिया के ऊपर अटैक हो चुका है। 1812 में फ्रांस ने नेपोलियन के अंदर और 1941 में जर्मनी नाजी ने हिटलर के अंदर रशिया के ऊपर अटैक किया है, और दोनों बार रशिया इस अटैक को जीता है। लेकिन रशिया के बहुत सारे सोल्जर्स यहां पे मरे, इनको मटेरियल लॉसेस हुए, ह्यूमन लॉसेस हुए। अगर आप देखो तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रशिया बिल्कुल अपने प्राइम ताकत में बाहर निकल के आया है। सेंट्रल एशिया की बहुत सी कंट्रीज, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईस्टर्न यूरोप की कंट्री एस्टोनिया, लाटविया, यूक्रेन, ये सब किसके अंडर थी? यूएसएसआर के अंडर थी। फिर यूएसएसआर का हो गया विघटन 1991 में। और आप देखो तो 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का इलाका, 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का इलाका रशिया के पास से चला गया। मतलब आप समझिए पूरा का पूरा इंडिया ही चला गया रशिया के पास से। इंडिया का इलाका कितना है? 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, लगभग इतना ही इलाका रशिया यूएसएसआर के पास से चला गया। जब यूएसएसआर टूटा तो जो कंट्रीज बनी, ऑलमोस्ट एक पूरा का पूरा इंडिया जितना ही रशिया से बाहर निकल गया। समझिए कितना बड़ा इलाका यहां पे सोवियत यूनियन ने खो दिया। उसके बाद यहां पे क्या बना? बना रशिया। ठीक है ना भाई। अब रशिया यहां पे आप कह लो बहुत मतलब उसको चोट लगी हुई थी, टूट चुका था, कमजोर पड़ चुका था। तो अब इस कमजोर रशिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स तो थे ही। तो यहां पे नाटो को यह समझ में आया, यूएस को यह समझ में आया कि भाई रशिया को कुछ एश्योरेंसेस देने पड़ेंगे ताकि ये फिर से अपने आप को मोबिलाइज ना करने लगे। तो उस समय पे वेस्टर्न सरकारों ने और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने 1990s में, लगभग 1991 से स्टार्ट करते हुए रशिया को एश्योरेंसेस देने शुरू हुए कि ठीक है भाई आप टूट चुके हो, तो अब हम नाटो का एक्सपेंशन ईस्ट में नहीं करेंगे। और शुरुआत में ये प्लेज यूएसए और यूनाइटेड किंगडम दोनों ने दिया रशिया को कि ठीक है भाई आप टूट चुके हो, कोल्ड वॉर खत्म हो चुका है, अब भाई रशिया यूएसए भाई भाई हैं, नाटो अब रशिया के बॉर्डर के पास नहीं आएगा। ये क्लियर कट बात यहां पे बोली गई। लेकिन ये प्रॉमिस लंबे समय तक चला नहीं। धीरे धीरे देखोगे कि यूएस ने शाणापना किया और नाटो को एक्सपेंड करना शुरू किया। और मार्च 1991 में आप देखोगे, 1991 के 8 साल बाद 1999 में आप देखोगे कि चेक रिपब्लिक, हंगरी और पोलैंड, ठीक है ना, ये पहले जो वार्सो पैक्ट के अंदर सोवियत लेड थे, अब इन्होंने नाटो ज्वाइन कर लिया। अब समझिए पलट गया यहां पे मामला। पोलैंड यहां पे आपको नजर आ रहा है, ये देख लीजिए, थोड़ा लेफ्ट में दिख रहा है, देखिए बेलारस के वेस्ट में आपको पोलैंड आ जाएगा। तो यहां पे क्या नजर आ रहा है आपको कि भाई पहले ये यूक्रेन, बेलारस, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, ये सब यूएसएसआर के अंदर आते थे। बहुत हद तक पोलैंड भी यूएसएसआर के अंदर आता था, पूरा का पूरा यूक्रेन यूएसएसआर के अंदर आता था। तो जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो यूएस ने बोला कि नाटो ईस्टर्न एक्सपेंशन नहीं करेगा। लेकिन नाटो ने विघटन के 1991 के 8 साल बाद 1999 में पोलैंड को, हंगरी को, चेक रिपब्लिक को अपना मेंबर बना लिया। फिर उसके और 5 साल बाद
2004 में 7 और कंट्रीज जिसमें एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया जो कि रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, ये भी नाटो के मेंबर बन गई। अब 1991 में जब यूएसएसआर टूटा है तो यूके यूएसए क्या प्रॉमिस कर रहा है कि हम रशिया के पास नहीं आएंगे, नाटो का एक्सपेंशन नहीं होगा, लेकिन नाटो का एक्सपेंशन यहां लगातार हो रहा है। तो क्या रशिया को एक डायरेक्ट चैलेंज नहीं दिखेगा अपनी सिक्योरिटी की तरफ? ऑब्वियस सी बात है, दिखेगा। अब रशिया के बॉर्डर कंट्रीज तक पहुंच चुका है नाटो। अगर आप इन पर्टिकुलर लोकेशंस को देखो, रशिया का सेंट पीटर्सबर्ग शहर आपको यहां नजर आ रहा है, और इस सेंट पीटर्सबर्ग शहर से 160 किलोमीटर दूर एस्टोनिया का बॉर्डर है, और एस्टोनिया नाटो का मेंबर है। तो सेंट पीटर्सबर्ग जो कि रशिया का दूसरे नंबर का सबसे पॉपुलेटेड शहर है, इससे 160 किलोमीटर दूर नाटो की फोर्सेस हैं। तो कल की डेट में रशिया की अगर यूएस के साथ लड़ाई होती है तो ये नाटो की फोर्सेस तो तुरंत सेंट पीटर्सबर्ग में पहुंच जाएंगी। तो ये तो रशिया के लिए प्रॉब्लम है ना। यहां पे तो टेंशन होनी चाहिए, किसको? व्लादिमीर पुतिन को। अगर हो रही है तो बिल्कुल सही हो रही है। हालांकि यहां पे रशिया बहुत दूध का धुला नहीं है, बीच में ऐसे बहुत से कांड किए रशिया ने कि ओवरऑल नाटो अपना एक्सपेंशन कर रहा है। हर प्लेयर यहां पे रिस्पॉन्सिबल है, रशिया कोई बहुत दूध का धुला नहीं है। लेकिन रशिया के स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो यू पॉइंट यहां निकल के आ रहा है। मिस्टर पुतिन की अगर आप बात करो तो मिस्टर पुतिन ने एक वीक स्टेट इनहेरिट किया है। जब मिस्टर पुतिन 2000 में पावर में आए तो रशिया की फॉरेन पॉलिसी थोड़ी डायरेक्शनलेस थी, इकोनॉमी थोड़ी कमजोर पड़ रही थी, फॉरेन पॉलिसी उतनी स्ट्रांग नहीं थी। तो धीरे धीरे करके पुतिन ने लीडरशिप संभाली रशिया की। 2008 में यूएस ने फिर एक मास्टर स्ट्रोक चला। यूएस ने बोला अब जॉर्जिया, यूक्रेन भी हमारा नाटो का पार्ट बन जाएंगे। व्लादिमीर पुतिन का दिमाग फिर गया। व्लादिमीर पुतिन ने बोला बहुत हो गया तुम्हारी नौटंकी, तुम आसपास के सारे स्टेट्स को नाटो के मेंबर बनाते जा रहे हो, ये बकवास तुम्हारी चल नहीं पाएगी। क्योंकि यूक्रेन की अगर आप बात करो तो यूक्रेन का बॉर्डर मॉस्को से केवल 500 किलोमीटर दूर है। तो पहले ही सेंट पीटर्सबर्ग के पास पहुंचा हुआ है नाटो, अब मॉस्को के पास पहुंच जाएगा नाटो। तो कल की डेट में लड़ाई होती तो सबसे पहला अटैक किसके ऊपर होगा? सेंट पीटर्सबर्ग के ऊपर और नाटो के ऊपर। प्लस ये जो ब्लैक सी का इलाका है, इस पर्टिकुलर नक्शे में आपको ब्लैक सी का इलाका नजर आ रहा है नीचे। अब ब्लैक सी को हमेशा से एक रशियन लेक समझा जाता था। यूएसएसआर के समय पे तो चारों तरफ से ऑलमोस्ट ब्लैक सी के ऊपर रशिया का ही कब्जा था। लेकिन अब क्या है कि ब्लैक सी के साथ बहुत सारे और कंट्रीज बॉर्डर लगाते हैं। जैसे टर्की बॉर्डर लगाता है ब्लैक सी के साथ, ठीक है, आपका यूक्रेन बॉर्डर लगाता है ब्लैक सी के साथ, बुल्गारिया बॉर्डर लगाता है ब्लैक सी के साथ, रोमानिया बॉर्डर लगाता है। अब टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया जो कि ब्लैक सी के बेसिन में आते हैं, ये नाटो के मेंबर बन चुके हैं। और यूक्रेन और जॉर्जिया इनको यूएसए नाटो का मेंबर बना रहा है। और ब्लैक सी एकमात्र ऐसा सी है जिससे रशिया की कनेक्टिविटी बनती है मेडिटेरेनियन सी के साथ। तो कल की डेट में अगर ब्लैक सी के चारों तरफ की सारी कंट्री नाटो में चली जाती हैं और ये रशिया के खिलाफ कोई ब्लॉकेड लगा देती हैं, तो रशिया अपने शिप्स को मेडिटेरेनियन सी तक पहुंचा ही नहीं पाएगा। तो रशिया ने बोला बहुत हो गया तुम्हारी बकवास। और अब यहां पे रशिया एकदम से सामने आया और उसने बोला कि ना जॉर्जिया और ना यूक्रेन, ये दोनों ही नाटो के मेंबर नहीं बनेंगे। दिमाग घूम गया। यूक्रेन में क्या था कि 2014 तक रशियन फ्रेंडली गवर्नमेंट थी, ठीक है ना, क्रेमलिन फ्रेंडली, मतलब क्रेमलिन में जो सरकार है उसको सपोर्ट करती थी यूक्रेन की सरकार। फिर यूक्रेन में एक ऐसी सरकार आई जो कि यूएस प्रो थी, वेस्टर्न प्रो थी। अब जैसे ही यूक्रेन के अंदर वेस्टर्न प्रो सरकार आई, क्रीमियन पेनिनसुला में जो भी रशियन एसेट्स डिप्लॉयड थे वो खतरे में आ गए। क्योंकि ये वेस्टर्न बैक सरकार ने बोला कि क्रीमियन पेनिनसुला में रशियन फोर्सेस को हम नहीं रहने देंगे। व्लादिमीर पुतिन का दिमाग फिर गया। व्लादिमीर पुतिन ने आर्मी को बोला क्रीमियन पेनिनसुला हथिया लो, और क्रीमियन पेनिनसुला को यहां पे हथिया लिया गया। समझ गए? ये जो यूक्रेन के साउथ में आपको प्रोट्रूडेड हिस्सा दिख रहा है ना, ये क्रीमियन पेनिनसुला है। तो क्रीमियन पेनिनसुला रशिया के पास चला गया 2014 में। क्योंकि अब सीधी सीधी बात है कि यूक्रेन पूरी तरीके से प्रो वेस्टर्न हो रहा था, तो क्रीमिया के ऊपर जो रशियन एसेट्स थे वो खतरे में आ सकते थे। ब्लैक सी के ऊपर जो बादशाहत थी रशिया की वो कम पड़ सकती थी। तो क्रीमियन पेनिनसुला हथियाना व्लादिमीर पुतिन को बहुत जरूरी लगा। भले व्लादिमीर पुतिन को G8 से हटा दिया गया, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए, उसके बाद भी यहां पे क्लियर कट तरीके से व्लादिमीर पुतिन ने दिखा दिया कि हमसे पंगा लोगे तो तुमको छोड़ेंगे नहीं। और रशिया जियोपॉलिटिकली अपने आप को काफी स्ट्रांग कर रहा है। ना जॉर्जिया और ना ही यूक्रेन इस समय पे नाटो के मेंबर्स बन पा रहे हैं। और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अगर ये नाटो के मेंबर बने तो डॉनबास रीजन में घुस के यूक्रेन का ईस्टर्न पार्ट जरूर कब्जा लेगा रशिया। ये बात बिल्कुल तय है। अच्छा, अभी रिसेंटली आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में लड़ाई हुई। इनके बीच में थोड़ा बहुत निगोशिएशंस कराया रशिया ने। हालांकि इस पूरे के पूरे वॉर में आर्मेनिया बहुत घाटे में रहा है। आर्मेनिया का नगर्नो काराबाग का एक बहुत बड़ा हिस्सा अजरबैजान के पास चला गया और रशिया ने यहां पे मदद नहीं की, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट
कि आर्मेनिया CSTO कलेक्टिव सिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था और रशिया की मदद आनी थी, बट वो आई नहीं। खैर वो एक अलग मुद्दा है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे। फिर जब बेलारूस में बवाल हुआ तो बेलारूस के अलेक्जेंडर ल्यूकाशेंको की कुर्सी को बचाने में व्लादिमीर पुतिन ने मदद की। अभी रिसेंटली कजाकिस्तान में वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ, वहां पे भी ओवरऑल चीजों को सॉर्ट आउट करने में रशिया ने मदद की। तो आसपास के इलाकों में जियोपॉलिटिकली रशिया एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है। तो आगे आने वाले समय में यूएस, नाटो और यूरोपियन यूनियन जरूरत से ज्यादा एग्रेशन करते हैं अगर रशियन बॉर्डर के पास, तो रशिया ईस्टर्न डॉनबास रीजन को कब्जा लेगा, ये साफ साफ यहां पे नजर आ रहा है। तो जिस व्लादिमीर पुतिन नाम के पॉलिटिशियन को एक थगिश टैक्टिशियन समझा जा रहा है और ये बोला जा रहा है कि इसको स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आ रही, किलर बोला जाता है, व्लादिमीर पुतिन यहां पे ओवरऑल रशिया को स्ट्रेटेजिकली सिक्योर कर रहे हैं और इस पूरे के पूरे जियोपॉलिटिकल गेम में एक विनर की तरह सामने निकल के आ रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। रही बात इकोनॉमिक सैंक्शंस की, तो व्लादिमीर पुतिन को पता है कि यूरोपियन यूनियन और यूएसए से लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक सैंक्शंस मिल सकते हैं, इसलिए व्लादिमीर पुतिन ने इकोनॉमिकली अपने आप को सिक्योर करने के लिए चाइना के साथ अपने रिश्ते बहुत अच्छे कर लिए हैं और पूरी दुनिया में वेपन्स बेचता हुआ रशिया नजर आता है। ठीक है भाई, तो ये पूरा का पूरा एनालिसिस था। यहां पे हमने व्लादिमीर पुतिन के व्यू पॉइंट को समझने की कोशिश की। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगले वीडियो पे चलते हैं, अगले टॉपिक पे चलते हैं, ऑल इन द फ्रे, गोवा पोस्ट विल सी रिलेटिवली न्यू कंटेंडर्स अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड पार्टीज। देखिए गोवा में अगर आप देखो 1963 से लेके अब तक 13 सरकारें बन चुकी हैं, जिसमें से 7 सरकारें कॉलिशन से बनी। कॉलिशन मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी पूरी तरीके से बहुमत ना पा पाई है, तो बहुमत पाने के लिए कम से कम एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज ने आपस में मिलकर पावर गेम किया। अगर आप बात करो तो 2017 के जो इलेक्शन हुए थे तो टोटल 40 सीटें हैं गोवा की लेजिस्लेटिव असेंबली में। बीजेपी ने 13 जीती, 17 कांग्रेस ने जीती, लेकिन सरकार बीजेपी ने बनाई। बीजेपी ने क्या किया कि 2 इंडिपेंडेंट एमएलए को अपने साथ मिलाया, फिर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी को अपने साथ मिलाया, गोवा फॉरवर्ड पार्टी को अपने साथ मिलाया, सरकार बनाई और इस सरकार के चीफ मिनिस्टर बने थे मनोहर पर्रिकर साहब। बीच में मनोहर पर्रिकर साहब इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ही बने थे। अब तो अनफॉर्चुनेटली वो हमारे बीच में नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनको कुछ बीमारी थी तो वो जा चुके हैं। अब बात यहां पे ये है, अब 2022 मतलब 2017 से लेके 2022 तक चीजें काफी बदल चुकी हैं महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र में कांग्रेस के केवल 2 एमएलए बचे हैं, बहुत सारे एमएलए कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है ना। एमजीपी और जीएफपी यानी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी और गोवा फॉरवर्ड पार्टी, जिसके साथ पहले बीजेपी का कॉलिशन था, यह कॉलिशन टूट चुका है। 2022 के इलेक्शन के लिए महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस के साथ बना लिया कॉलिशन, और गोवा फॉरवर्ड पार्टी जो कि विजय सरदेसाई लीड करते हैं, इसने कांग्रेस के साथ कॉलिशन बना लिया। अभी के लिए 2022 के असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी तो इन्वॉल्व है ही, कांग्रेस इन्वॉल्व है ही, तृणमूल कांग्रेस भी आ चुकी है, आम आदमी पार्टी भी आ चुकी है। आम आदमी पार्टी ने 2017 में भी गोवा में इलेक्शन कंडक्ट किया था, मतलब लड़ा था, एक भी सीट नहीं जीती थी। इस बार इन्हें यह है कि भाई ये सीट जीत जाए। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और शिवसेना ये भी कॉम्पीट कर रहे हैं गोवा के अंदर। गोवा में बीजेपी के अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी है। देखिए एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत कॉमन फिनोमिना होता है। जैसे गोवा में बीजेपी की सरकार है, अब जो प्रेजेंट सरकार है उससे किसी ना किसी बात को लोगों को शिकायत रहती है, क्योंकि लोगों को लगेगा कि भाई ये सरकार पिछले 5 साल से चल रही है, ये नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, तो एंटी इनकम्बेंसी के चलते बीजेपी के अगेंस्ट कुछ बातें जा रही हैं। कुछ मिनिस्टर्स का नाम यहाँ पे स्कैम में निकल के आया है, स्टेट में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, पैंडेमिक के चलते टूरिज्म कम हो गया है तो लोगों की जेब में पैसा कम है। फिर बीजेपी की अप्रोच यहाँ पे रही है कि हिंदूज जो कि 60% ज्यादा पॉपुलेशन, इनके वोट को छीनो, तो कैथोलिक एमएलएज यहाँ पे बीजेपी से अलग हो रहे हैं। जब तक मनोहर पर्रिकर साहब थे वो कैथोलिक्स को भी अपने साथ मिला के चलते थे, लेकिन मनोहर पर्रिकर जी की स्ट्रैटेजी को बीजेपी यहाँ नहीं फॉलो कर रहा है, ऐसा इस आर्टिकल में बताया जा रहा है। मनोहर पर्रिकर साहब सारस्वत कम्युनिटी के थे, तो इस कम्युनिटी के लोगों को टिकट नहीं दिया जा रहा है। मनोहर पर्रिकर के रिश्तेदारों को शायद टिकट नहीं दिया गया, कुछ इस प्रकार की चीजें हैं। आम आदमी पार्टी की स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी है कि वेलफेयर प्रोमिसेस और कम्युनिटी अपील्स बहुत ज्यादा करने हैं। आम आदमी पार्टी सीएम कैंडिडेट बना रहा है भंडारी कम्युनिटी के एक मेंबर को, जो कि गोवा का सबसे बड़ा इलेक्टोरल ब्लॉक है, 30% आबादी भंडारी कम्युनिटी की है। तो कुल मिला के यहाँ पे तगड़ा पावर गेम चलने वाला है। अभी के लिए तो ये नहीं कहा जा सकता कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, लेट्स सी क्या निकल के आता है। गोवा की पॉलिटिक्स से रिलेटेड एक छोटा सा आर्टिकल था, इसको हमने देख लिया। नेक्स्ट बात करते हैं, अ डेंजरस प्रेसिडेंट। बाय होल्डिंग द बजट बिफोर द असेंबली पोस्ट, द बीजेपी गवर्नमेंट हैज शोन स्कैंट रिगार्ड फॉर पार्लियामेंट। यहां क्या बताया जा रहा है? अब ओवरऑल यहां पे डेरेक ओब्रायन साहब क्या बोल रहे हैं, ये बीजेपी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं खुलेआम, बहुत तगड़े तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं। मैं क्रिटिसाइजमेंट पे नहीं जा रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पे उठा रहे हैं, इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
31 जनवरी को प्रेसिडेंट एड्रेस होगा, पार्लियामेंट का बजट सेशन शुरू होगा, 1 फरवरी को बजट रखा जाएगा। एक काफी अच्छा स्टेप चलाया गया था केंद्र की सरकार के द्वारा 2017 में, जो उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली साहब, उन्होंने ट्रेडिशन शुरू किया था। पहले क्या था कि बजट फरवरी की लास्ट डे पे प्लेस होता था, अब 1 फरवरी को प्लेस किया जाने लगा और रेलवे बजट को यूनियन बजट में मर्ज कर दिया गया। इसके बहुत लॉजिकल आप कह लो मतलब थे। देखिए, रेलवे बजट जब अलग किया गया था उस समय पे रेलवे बजट बहुत बड़ा हुआ करता था, अब रेलवे बजट यूनियन बजट के कंपैरिजन में काफी छोटा हो गया था, तो रेलवे बजट को अलग से पेश करना सही नहीं है, तो भारत सरकार ने यूनियन बजट के अंदर मिला दिया रेलवे बजट को। अच्छा, भारत सरकार ने यूनियन बजट को 1 फरवरी में क्यों पास किया? ताकि वोट ऑन अकाउंट की जरूरत ना पड़े। पहले क्या था कि एडवांस में वोट ऑन अकाउंट के मैकेनिज्म के थ्रू 2 महीने का पैसा एडवांस निकाल लिया जाता था, बजट आराम से बाद में पास होता रहता था। अब क्या है, बजट पास करा लो और पूरे साल का पैसा का पूरा क्लियर ले लो, ये वोट ऑन अकाउंट का जरूरत ना पड़े। तो ये 2 चेंजेस किए गए थे यहां पे 2017 में। अब इन चेंजेस के चलते ट्रेडिशन ये बन गया है कि 1 फरवरी को हर साल बजट पेश होता है पार्लियामेंट में। अब प्रॉब्लम यह है कि फरवरी के मिड में 5 जगहों पे इलेक्शन है, तो इलेक्शन से पहले यहां पे बजट पेश हो रहा है और 5 जिन लेजिस्लेटिव असेंबलीज में इलेक्शन है वहां के रिस्पेक्ट में पॉलिसीज अनाउंस की जाएंगी केंद्र की सरकार के द्वारा। तो क्या ये सही है? ये सवाल बहुत पोटेंट है, आप भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं आपके भी व्यू पॉइंट जानना चाहूंगा कि जब 5 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शन है तो क्या इन इलेक्शन से पहले बजट पेश करना सही रहेगा? क्योंकि इन बजट में इन 5 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से 5 स्टेट से रिलेटेड पॉलिसीज होंगी और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है इन असेंबलीज में। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के समय पे, लागू होने के समय पे आप कोई इलेक्शन कैंपेनिंग नहीं कर सकते। और इलेक्शन कैंपेनिंग में क्या होता है, सरकारें, पॉलिटिकल पार्टीज प्रॉमिस करती हैं लोगों की भाई हमारी सरकार आ गई तो हम तुम्हारे लिए ये स्कीम लाएंगे, ये स्कीम लाएंगे। तो केंद्र में बीजेपी की सरकार अगर कोई स्कीम अनाउंस करती है बजट में इन स्टेटों के लिए, तो ये तो यही मतलब हो जाएगा ना कि अगर इन स्टेटों में बीजेपी की सरकार आई तो ये स्कीम वहां पे इंप्लीमेंट होगी। तो यही बोल रहे हैं यहाँ पे डेरेक इब्राहिम साहब कि भाई देखिए, डेरेक इब्राहिम साहब का ये बोलना है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है उत्तर प्रदेश में, गोवा में, मणिपुर में, उत्तराखंड में, जहां पे इलेक्शन होने वाले हैं, गोवा में। और इन इलेक्शन से पहले भाई आप बजट ला रहे हो और बजट में इन पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए आप स्कीमें अनाउंस करोगे, तो ये तो गलत हो गया ना, ये तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो गया। यहां पे इलेक्शन कमीशन को 1 फरवरी को जब बजट पेश किया जा रहा है इसको रोकना चाहिए, ये यहां पे डेरेक ओब्रायन साहब का बोलना है। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि क्या डेरेक ओब्रायन साहब सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। अब पहले क्या कभी ऐसा हुआ? ये तो बीजेपी सरकार के समय पे हो रहा है। डेरेक ओब्रायन साहब क्या पहले का ऐसा कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं जहां पे इस प्रकार से बजट सेशंस को आगे पोस्टपोन किया गया हो? तो डेरेक ओब्रायन साहब बता रहे हैं कि 2012 में जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी और कुछ जगहों पे स्टेट इलेक्शंस होने वाले थे और स्टेट इलेक्शन से पहले बजट पेश किया जा रहा था, तो उस समय पे लीडर ऑफ द अपोजिशन अरुण जेटली के कहने पे यूपीए सरकार ने जो जनरल बजट पहले पेश होना था उसको 16 मार्च को पेश किया इलेक्शंस के बाद। उसी प्रकार से 2006 में एक 27% का ओबीसी कोटा अनाउंस किया गया था उस समय के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर अर्जुन सिंह के द्वारा, और उस समय पे इलेक्शन कमीशन ने इस कोटे के अनाउंसमेंट को रोका और बोला कि इलेक्शंस के बाद करना जो अनाउंसमेंट करना। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये बोलता है कि अगर कहीं पे भी इलेक्शन हो रहा है तो उस इलेक्शन वाले स्टेट के अंदर किसी भी प्रकार की कैंपेनिंग नहीं होनी चाहिए, पॉलिसीज वगैरह अनाउंस नहीं होनी चाहिए जो इलेक्शन के रिजल्ट को इन्फ्लुएंस कर सके। इस बेसिस पे यहां पे डेरेक ओब्रायन साहब ये बोल रहे हैं कि भाई ये जो 1 फरवरी को बजट आ रहा है ये अभी नहीं आना चाहिए। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी गरिया रहे हैं डेरेक ओब्रायन साहब। डेरेक ओब्रायन साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन एक्सट्रीमली कॉम्प्रोमाइज हो गया है, कुछ अच्छे से काम नहीं कर रहा है, रूलिंग पार्टी का सपोर्ट कर रहा है। ये सब इल्जाम तो पहले से ही तृणमूल कांग्रेस के एमपी बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट लगाते हैं। मैंने ये टॉपिक इसलिए डिस्कस किया क्योंकि मैं आपसे चाहता हूं कि आपको इस क्वेश्चन के ऊपर क्या पोटेंट जवाब लगता है, 1 फरवरी को बजट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, स्पेसिफिकली इन व्यू पॉइंट ये जानते हुए कि 5 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शन होने वाले हैं। लेट मी नो योर व्यू पॉइंट्स इन द कमेंट बॉक्स बिलो। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। और भाई अगला आर्टिकल है आपका लास्ट आर्टिकल, वो ये है द रोल आउट ऑफ 5G सर्विसेज नियर एयरपोर्ट्स इज पोजिंग अ चैलेंज टू एयरलाइंस। कल की डेट में ये न्यूज काफी वायरल हो रही थी, मैं आपको बेसिक में ये न्यूज समझाता हूं। यूएस के 2 बड़े मोबाइल नेटवर्क्स हैं, AT&T और वेरिजोना। इनकी
आपके मोबाइल सर्विसेज बहुत फेमस है, जैसे इंडिया में नहीं आइडिया, वोडाफोन, उस प्रकार से यूएस में है AT&T और वेरिजन। अब ये अपनी 5G सर्विसेज को लॉन्च कर रहे हैं। अब इस 5G सर्विसेज को लॉन्च करने के चलते बहुत सारी एयरलाइंस, एयर इंडिया, एमिरेट्स और भी बहुत सी एयरलाइंस है, उन्होंने बोला कि भाई हम अपनी यूएस में फ्लाइट नहीं चलाएंगे। अब ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है। देखिए, इसके लिए कल का न्यूज क्लिपिंग में मैं आपको दिखा रहा हूं, एयर इंडिया, एमिरेट्स, जापान एयरलाइंस, बहुत सारी एयरलाइंस ने बोला कि चूंकि यूएस के अंदर 5G रोल आउट हो रहा है AT&T वेरिजोना का, हम भैया फ्लाइट नहीं चला पाएंगे यूएस के अंदर। क्यों? क्योंकि 5G के जो ट्रांसमिशन है वो उन रेडियो वेव्स के साथ इंटरफेयर करते हैं जो कि फ्लाइट ऑपरेशन में काम आती है। बोइंग 777, 778 ये जो एयरक्राफ्ट्स हैं, इनके अंदर जो एल्टीमीटर लगा रहता है, उस एल्टीमीटर से इन एयरक्राफ्ट्स की जमीन के ऊपर से ऊंचाई, लैंडिंग में मदद, इन सब चीजों में मदद मिलती है। और अगर 5G रोल आउट होता है एयरपोर्ट के पास और वहीं पे अगर एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा है, तो भाई इंटरफेरेंस हो सकता है सिग्नल का, और इस इंटरफेरेंस के चलते कोई मेजर एक्सीडेंट यहां पे हो सकता है। इसकी टेक्निकलिटी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे आपको नजर आ रहा है रडार अल्टीमीटर। तो एयरक्राफ्ट के नीचे से ये जो अल्टीमीटर है, नीचे की तरफ रेडियो वेव्स भेजता है। ये रेडियो वेव्स जमीन से टकरा के फिर से एयरप्लेन के पास आती है और इसके बेसिस पे एक प्लेन की हाइट पता चलती है। अब समझिए, यूएस के अंदर जो 5G नेटवर्क्स हैं वो कौन से बैंड में ऑपरेट कर रहे हैं? सी बैंड। ये सी बैंड कहां से कहां तक ऑपरेट करता है? 3.7 गीगाहर्ट्ज से लेके 3.98 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में सी बैंड ऑपरेट करता है, जिसमें 5G नेटवर्क के सिग्नल्स को ब्रॉडकास्ट किया जाएगा यूएस के अंदर। ठीक है भाई। वहीं पे जो एयरक्राफ्ट है, वो एयरक्राफ्ट जिन रेडियो वेव्स को इस्तेमाल करता है वो किस फ्रीक्वेंसी में इस्तेमाल करता है? 4.2 गीगाहर्ट्ज से 4.4 गीगाहर्ट्ज। अब भाई एयरक्राफ्ट का जो रेडियो वेव्स का जो फ्रीक्वेंसी है वो है 4.2 गीगाहर्ट्ज से 4.4 गीगाहर्ट्ज, और 5G नेटवर्क्स का है 3.7 से 3.98। तो जो सेपरेशन बैंड है वो बहुत छोटा है। तो सेपरेशन बैंड छोटा, सेपरेशन बैंड मतलब 5G नेटवर्क का अपर नेटवर्क और अल्टीमीटर्स का लोअर नेटवर्क के बीच का फर्क। अगर ये फर्क बड़ा होता तो प्रॉब्लमेटिक नहीं होती। चूंकि ये फर्क छोटा है, तो ऐसा हो सकता है कि जब देखिए, जब हवा में है, बहुत ऊंचाई पे है एयरक्राफ्ट, तब तो कोई टेंशन नहीं है, 5G के सिग्नल वहां नहीं पहुंचेंगे, ठीक है ना। लेकिन जब एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा होता है तो वो बहुत पहले से डिसेंड करना शुरू कर देता है, और जब वो नीचे आ रहा होता है, एयर स्ट्रिप पे लैंड करने वाला होता है, तो वो शहर के बहुत पास आ जाता है, एटमॉस्फेयर में आता है। और जब वो एटमॉस्फेयर में पहुंच के अपने रेडियो वेव्स को ब्रॉडकास्ट करेगा अपनी हाइट को पता करने के लिए, हाइट पता करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आज की डेट में सारे एयरक्राफ्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब मशीन पे चलते हैं। मशीन पे चलना मतलब कि एयरक्राफ्ट ऑटो लैंड पे लग जाता है, अपने आप वो हाइट को नाप लेता है, अपने आप वो डिस्टेंस नाप लेता है एयर स्ट्रिप का, और ठीक से लैंड होता है। वैसे तो पायलट देख के भी लैंड करवा सकता है, लेकिन मान लो विजिबिलिटी नहीं है, बादल बहुत ज्यादा है, पानी वगैरह बरस रहा है, वेदर खराब है, उसमें भी एयरक्राफ्ट सही तरीके से लैंड कर जाता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट का जो अल्टीमीटर है वो आराम से हाइट को मेजर कर लेता है। अब मान लीजिए यूएस में एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा है, और यूएस में जिस जगह पे लैंड कर रहा है वहां पे जो सी बैंड के सिग्नल है वो इतने स्ट्रांग है कि एयरक्राफ्ट का अल्टीमीटर ठीक तरीके से काम ही नहीं कर पा रहा है, उसके सिग्नल में कुछ डाइवर्जेंस हो रहा है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी लैंडिंग में। आज ही एक न्यूज निकल के आई है, दुबई से एमिरेट्स का एक एयरक्राफ्ट उड़ा और उसको लैंड करना था सैन फ्रांसिस्को में। वो सैन फ्रांसिस्को लैंड नहीं कर पाया, उसको डाइवर्ट कर दिया गया, रशिया में लैंड हो गया वो। और उसके लिए भी शायद ये 5G रोल आउट ही एक रीजन बताया जा रहा है, क्योंकि कोई भी एयरक्राफ्ट, यहां पे कोई भी एयरलाइन रिस्क नहीं लेना चाहती है। अगर इस रेडियो इंटरफेरेंस के चलते कोई क्रैश हो जाता है तो एयरलाइंस को करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान होता है। तो कोई भी पैसेंजर्स की सिक्योरिटी के साथ यहां पे खेलना नहीं चाहता है। तो अब यहां पे जो यूएस का एविएशन रेगुलेटर है FAA, इससे सवाल पूछा गया कि भाई आप इसके बारे में क्या कर रहे हो, ये तो बड़ी बड़ी बात है। क्योंकि देखिए यूएस एक बहुत बड़ा एविएशन मार्केट, अब यूएस में अगर फ्लाइटें लैंड होनी बंद हो जाएंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने आपको टेक्निकलिटी बता दी कि क्या है, लगभग 1000 फ्लाइट्स डिले हो सकती हैं, कैंसिल हो सकती हैं इस पूरे के पूरे बवाल के चलते। अब एक सवाल तो ये उठता है कि क्या ये प्रॉब्लम यूएस में ही आ रही है? क्या ये प्रॉब्लम यूरोपियन यूनियन जैसी जगहों पे नहीं आ रही है? क्या दूसरी जगहों पे ये 5G का रोल आउट नहीं हो रहा है? क्या वहां पे प्रॉब्लम नहीं आ रही? देखिए, दुनिया भर में 5G का रोल आउट हो रहा है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं यूरोप वगैरह की, वहां पे जैसे फ्रांस में 5G का रोल आउट हुआ, लेकिन फ्रांस में जिस फ्रीक्वेंसी पे ये 5G नेटवर्क्स काम करते हैं वो फ्रीक्वेंसी यूएस की फ्रीक्वेंसी से अलग है। पहली तो ये बात है। दूसरा, जिन शहरों में 5G रोल आउट हो चुका है वहां पे बफर जोन बहुत बड़े बड़े बनाए गए हैं। बफर जोन बड़े बनाए गए, इसका क्या मतलब है? तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को देखिए, इस आर्टिकल में आपको बताया जाएगा, नीचे लिखा हुआ है
कि फ्रांस में मान लीजिए कोई हवाई जहाज लैंड करता है, तो लास्ट की जो 96 सेकंड की फ्लाइट्स है ना, उसमें 5G सिग्नल में कोई भी इंटरप्शन नहीं आएगा। लेकिन यूएस में प्रॉब्लम यह है कि यूएस में जब फ्लाइट लैंड हो रही होगी तो उसके लास्ट के 20 सेकंड में कोई इंटरप्शन नहीं आएगा, लेकिन उससे पहले आ सकता है। तो फ्रांस में नॉन इंटरप्शन ऑफ 5G सिग्नल का जो टाइम है वो बहुत ज्यादा है। फ्रांस में अगर कोई एयरलाइन की फ्लाइट लैंड हो रही है तो लास्ट 96 सेकंड में उसमें किसी भी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, लेकिन यूएस में लास्ट के 20 ही सेकंड में नहीं होगा। तो यूएस में जो टाइम लिमिट दी गई है नॉन इंटरफेरेंस की, वो बहुत कम दी गई है। दूसरा, फ्रांस के अंदर जो पावर लेवल्स हैं 5G के वो कम है, और यूएस के अंदर पावर लेवल्स 5G के फ्रांस के 2.5 गुना ज्यादा है। तो ये कुछ बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के चलते AT&T और जो वेरिजोना नाम की कंपनी है, जो मोबाइल कंपनीज है, उन्होंने एयरपोर्ट्स के पास अपने 5G नेटवर्क को लॉन्च नहीं किया है। लेकिन इस प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, और उसके लिए यूएस के जो रेगुलेटर्स हैं वो लगातार लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। 40 कंट्रीज में 5G रोल आउट हो चुका है, और एयरपोर्ट्स के पास जो इंटेंसिटी है वो इंटेंशनली कम रखी गई है। ओवरऑल फ्लाइट्स को उतरने के लिए समय दिया गया है। फ्रीक्वेंसी 5G ब्रॉडकास्ट की थोड़ी अलग रखी गई है। लेकिन यूएस में सब चीजें गड़बड़ हो रही हैं। एक तो यूएस में 5G के सिग्नल्स बहुत स्ट्रांग है, दूसरा वो एयरपोर्ट के पास बहुत हद तक कंसंट्रेटेड है। तो ये पूरा का पूरा इशू है 5G रोल आउट को लेके, जिसके चलते यूएस में जो जाने वाली फ्लाइटें हैं वो अभी के लिए रद्द हो रही हैं। वो कितने समय में स्टार्ट होंगी, क्या होगा, ये FAA बातचीत कर रहे हैं। जो बाइडेन खुद इस मैटर को ओवरसी कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन जरूर निकल के आएगा, और यूएस में जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वो ऑब्वियस सी बात है, दुनिया की बाकी कंट्रीज को, इनफैक्ट जब इंडिया में 5G रोल आउट होगा उसको भी टेकअप कर लेगा। तो ये ओवरऑल एनालिसिस था दोस्तों, 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि ओवरऑल आपकी प्रेजेंट कंटेक्चुअल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देके जाइए। अगर इन टॉपिक से रिलेटेड आपके पास कोई एक्स्ट्रा इन्फो है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे हम लोग भी, बाकी बच्चे इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकें, कुछ सीख सकें, क्योंकि नॉलेज स्प्रेड करने से बढ़ती ही है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, इससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ता है, यूट्यूब वीडियोस को और शेयर करता है, और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें, दैट इज स्पेसिफिकली वेरी हेल्पफुल। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए।